इवनिंग एवरीवन। लाइव क्लास में सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। गुड इवनिंग। सभी लोग लाइव क्लास में आ जाइए। आपके स्क्रीन पे जो ये स्टेजेज ऑफ लेबर लिखा है ये आपको क्लियर दिख रहा है? आप लोग को ये क्लियर विजिबल है? मेरी वॉइस सही से जा रही है सभी को? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? स्क्रीन क्लियर है ना? कमेंट कीजिए, स्क्रीन क्लियर है? चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी लोग क्लास में जल्दी से ऐड हो जाइए। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 7 का जो लेबर चल रहा है, स्टेजेस ऑफ लेबर, इसको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम, जैसा कि पिछली क्लासेस में हम पढ़ रहे थे मिडवाइफरी में चैप्टर 7 को, इसमें हम लेबर के बारे में और इसके प्रोसेस, इसके स्टेजेस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछले चैप्टर 7 के 2 लेक्चर्स में देखा स्टेज 1, जिसमें क्या हो रहा था कि जो सर्विक्स है, जो मदर का सर्विक्स है, ग्रीवा है, वो पूरी तरह फैल जा रहा है। अपना जितना जो 10 सेंटीमीटर होता है, पूरी इतना जो है ग्रीवा फैल जा रहा है, जिससे के बाद क्या हो, बच्चा आसानी से बाहर आ सके। ठीक है, तो ये जो आप लोग को दिख रहा है फिनोमेना, घटना, ये स्टेज फर्स्ट में होता है, लेबर के फर्स्ट स्टेज में होता है ना? यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा, जो हमने चैप्टर 7 का फर्स्ट मिडवाइफरी का लेक्चर देखा था। नेक्स्ट है स्टेज 2, यानी कि जो सेकेंड लेक्चर था, उसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से स्टेज 2 के दौरान बच्चे का जो है बर्थ होता है, बच्चे का गर्भाशय से बच्चा जो है वो बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम किस में देखते हैं? स्टेज 2 में देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? कमेंट करके बताइए कि स्टेज 1 और स्टेज 2 आप लोग को बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज की क्लास में हम जो है स्टेज 3 को कवर करेंगे, और इस स्टेज 3 में सबसे पहले जानते हैं कि स्टेज 3 में क्या होता है। तो जब स्टेज 2 में बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चा बाहर निकल जाता है, उसके बाद स्टेज 3 में जो प्लेसेंटा होता है, ये क्या है? ये प्लेसेंटा जो है गर्भाशय के अंदर से सेपरेट होकर, ये क्या है, अलग होकर, सेपरेट होकर, अलग होकर बाहर की ओर निकलता है। क्या बताया मैंने कि स्टेज 3 में क्या होता है कि जब बच्चा बाहर निकल जाता है स्टेज 2 में, उसके बाद जो बचा हुआ प्लेसेंटा रहता है गर्भाशय के अंदर, ये जो प्लेसेंटा है, अब इसका जो है बाहर निकलने का प्रोसेस होता है। ठीक है, बाहर निकलता है अलग होकर, यहाँ पर गर्भाशय से अलग होकर, और ये बाहर की ओर निकलता है। ये घटना हम किस में देखते हैं? स्टेज 3 में देखते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की डिलीवरी, प्लेसेंटा यानी अपरा जो है वो बाहर निकलेगा। कब निकलेगा? स्टेज 3 में। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया? चलिए, अब हम थोड़ा पीडीएफ के थ्रू देख लेते हैं, जिसमें पैराग्राफ में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसी चीज़ को। तो चलिए देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रसव की तीसरी अवस्था। तो इस प्रसव की तीसरी जो अवस्था है,
जो थर्ड स्टेज है, ये क्या होता है, अंतिम चरण होता है। जो लेबर है, प्रसव है, इस प्रसव का अंतिम चरण कौन सा होता है, इसकी तीसरी अवस्था। ठीक है, इसमें शिशु के जन्म के बाद ये आरंभ हो जाता है, यानी कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद ये, तो इसके बाद यहाँ पर जो है शिशु के जन्म के बाद ये आरंभ हो जाएगा तीसरी अवस्था। उसके बाद जैसे ही अपरा है वो निष्कासन हो जाएगा, गर्भाशय से अपरा जो है ये निकल जाएगा, तो इसके निकलने के बाद ही ये अवस्था खत्म हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? कब से स्टार्ट हुआ? जब शिशु का जन्म हो गया, जब बच्चा निकल गया उसके बाद के समय से लेकर जब तक अपरा नहीं निकलेगा तब तक का समय तीसरी अवस्था कहलाती है। यहाँ तक बताइए, समझ आ गया ना? 2 पॉइंट मैं बताई। एक पॉइंट तो ये बताई कि यह अंतिम चरण है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज आप लोग को ये याद रखना है कि ये स्टार्ट कब होगा और खत्म कब होगा। तो जो तीसरी अवस्था है ये स्टार्ट कब होगा? ये शिशु के जन्म के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। बच्चा जैसे ही निकला उसके बाद ये अवस्था स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद से लेकर, बच्चे के जन्म के बाद से लेकर जब तक प्लेसेंटा यानी अपरा निकले नहीं तब तक के समय को, तब तक के अवधि को हम क्या कहते हैं? तीसरी अवस्था कहते हैं, थर्ड स्टेज कहते हैं। यहाँ तक किन्हीं को डाउट हुआ? 2 पॉइंट यहाँ पर समझ आ गया? चलिए, अब तीसरी बात ये कि इसमें मुख्यतः अपरा का निष्कासन होता है। अगर कोई पूछे, एग्जाम में पूछता है कि थर्ड स्टेज में क्या होता है, मेन कौन सा काम होता है, इसमें अपरा का, यहाँ अपरा होगा, अपरा का निष्कासन होता है। क्या होता है? अपरा का निष्कासन होता है, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है, प्लेसेंटा बाहर निकलता है। क्लियर है पॉइंट? ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका यहाँ पर। चलिए, अब इसका टाइम दे दिया कि कितना समय में निकल जाएगा प्लेसेंटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा 30 मिनट, और ऐसे एवरेज जो अवधि है, एवरेज जो टाइम है प्राइमरी और मल्टी दोनों में, वो 15 मिनट में हो जाता है। 15 मिनट में प्लेसेंटा जो है वो बाहर निकल जाती है बच्चे के जन्म के बाद। क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। अब इसके हम इवेंट्स जानेंगे, यानी कि प्रमुख लक्षण या घटनाएं, यानी कौन कौन से इवेंट्स होते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। इवेंट्स मतलब घटना, जैसे क्या 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 मतलब चीज़ें होगी थर्ड स्टेज में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्रसव की तृतीय अवस्था में अपरा मातृकलाओं से पृथक होता है। ठीक है, एवं इसको मेम्ब्रेन्स सहित निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब जैसे ये गर्भाशय है, गर्भाशय में जो अपरा है इसमें पतले पतले झिल्लियाँ लगी होती हैं, मेम्ब्रेन से ये चिपका हुआ रहता है। ये सब कुछ जो है बाहर निकल जाता है। ये क्या है? सब कुछ बाहर निकल जाता है, इस तरह से एक्सपेल आउट हो जाता है। ये मेन जो है घटना होता है। ठीक है, चलिए, अब इसको बाहर निकलने में सबसे पहले कोई भी चीज़ को जब अटैच है तो उसको जब तक हम डिटैच नहीं करेंगे, जब तक उसको वहाँ से क्या है सेपरेट नहीं होने देंगे, अलग नहीं होने देंगे, तब तक वो निकलेगा कैसे? तो उसको प्लेसेंटा को निकलने से पहले क्या होता है? सबसे पहले उसका इस लेयर से सेपरेशन होता है, अलग होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? पृथक होता है या अलग होता है। तो पहला ये इवेंट है थर्ड स्टेज का। पहला इवेंट क्या है? अलग होना, प्लेसेंटा का सेपरेशन होना, तभी तो सेपरेट होकर, अलग होकर ये फिर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। प्रसव के आरंभ होने के समय अपरा इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा रहता है। ठीक है, क्या है? जब लेबर स्टार्ट रहता है तो तब तक तो ये पूरा तरह यहाँ से अटैच है, इस लेयर से क्या है, यहाँ पर पूरी तरह ये अटैच है। इसका यह क्षेत्रफल कितने दूर में अटैच रहेगा? ये 20 सेंटीमीटर या 8 इंच लंबाई तक में ये अटैच रहेगा। इसका ये जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर या 8 इंच तक, पहले तो ये
मतलब चिपका हुआ रहेगा इस गर्भाशय से। ठीक है, प्रसव की अवधि बढ़ने के साथ साथ अनुपातिक रूप से इसका जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, एवं शिशु के जन्म के पश्चात ये पूर्णतया पृथक हो जाता है। जैसे जैसे क्या होगा, लेबर जो है उसकी अवधि बढ़ते जाएगी, यानी कि टाइम बढ़ते जाएगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, प्लेसेंटा का जो एरिया है जितना दूर में फैल कर ये मतलब अटैच हुआ है, वो उसका एरिया कम होते चला जाएगा। ये एरिया क्या हो जाएगा, कम होते चला जाएगा। पहले अगर यहाँ इतना दूर में अटैच है, तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लेबर पहला स्टेज से दूसरा स्टेज में पहुंचेगा, इसका एरिया जो है कम होते चला जाएगा इस तरह से। और थर्ड स्टेज पहुंचते पहुंचते, यानी बच्चे का जन्म के बाद जो थर्ड स्टेज आ जाता है, उस वक्त क्या होता है, ये पूरी तरह से ये इस पूरे एरिया से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आई? कमेंट करके बताइए, यहाँ तक समझ आ गया? चलिए मैं यहाँ पर फिर से आप लोग को बताती हूँ। जैसे हम देख रहे हैं कि जो थर्ड स्टेज है, मेन इतना दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिए कि जो थर्ड स्टेज है, ये जो थर्ड स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है, इसमें क्या होता है, इसमें दो काम होगा। पहला जो काम होगा, इवेंट जिसको हम कहते हैं घटना, पहला घटना होगा कि प्लेसेंटा जो है ना, ये प्लेसेंटा क्या है, सेपरेट होगा, अलग होगा। कहाँ से अलग होगा? ये गर्भाशय से, जहाँ से वो अटैच है, चिपका हुआ है, वहाँ से ये अलग होगा। और उसके बाद दूसरा क्या होगा, प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा या अपरा कहिए, ये क्या होगा, एक्सपल्सन होगा, यानी कि बाहर निकलेगा। एक्सपल्सन का हिंदी क्या हो जाता है, बाहर निकलना। तो पहला काम की अलग होगा और दूसरा काम की इसका एक्सपल्सन हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो यही हमने अभी तक पढ़ा है कि सेपरेशन उसका कैसे हो रहा है, कि स्टार्टिंग टाइम में तो इतना दूर एरिया में वो अटैच है, 20 सेंटीमीटर एरिया में। फिर जैसे जैसे अवधि बढ़ते जाएगा, ये कम एरिया में अटैच रहेगा, इतना ही दूर, और बाकी एरिया से, इतना एरिया से क्या हो गया, अलग हो गया। और जैसे ही तीसरी अवस्था में पहुंचेगा, ये पूरी तरह से अलग हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर ये बाहर निकल जाएगा। चलिए, और इसका समय हमें पता है कि एवरेज जो समय होता है ना, 15 से 20 मिनट में ये बाहर निकल जाता है। कितना? 15 से 20 मिनट में ये बाहर निकल जाता है। चलिए, अब हम मैकेनिज्म जानेंगे, बाहर कैसे निकलता है। मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि कहते हैं इसको हम। ये क्रिया विधि के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। तो मैकेनिज्म यानी कि किस तरह से, देखिए आप लोग मेन जो हेडिंग होता है ना, इसको समझिए। जब ये समझ आ जाएगा तो आपको इतना पूरा सब एक एक लाइन बाय लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ यहाँ से कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यहाँ से पता होना चाहिए दिमाग में। अगर कोई भी पूछे कि हाँ बताओ प्लेसेंटा मतलब सेपरेशन कौन से स्टेज में होता है, हम बोलेंगे स्टेज थर्ड में। किस में? स्टेज थर्ड में क्या होता है, प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है। चलिए हम क्रिया विधि या मैकेनिज्म का पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन एवं रिट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ आप खुद से जरा इमेजिन कीजिए कि अगर ये है गर्भाशय और ये धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, इसमें क्या होता है, संकुचन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है ना लेबर के टाइम में। तो जो संकुचन होता है, उसी के दबाव से, उसी के प्रेशर से तो बच्चा निकल जाता है बाहर। बच्चा उसी के दबाव से निकलता है ना, संकुचन से। ये जो बच्चा है ये संकुचन से ही तो बाहर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद जो इस पे संकुचन पड़ रहा है, तो संकुचन होता है, फिर फैलाव होता है, जिसको इंग्लिश में हम कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन कहते हैं। तो ये जो संकुचन आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो
इससे क्या होगा कि जो इसके साथ अपरा अटैच है, जो प्लेसेंटा अटैच है, ये भी क्या होने लगेगा, अलग होने लगेगा। इसका एरिया भी क्या होगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बताती हूँ आप लोग को यहाँ पर एक पॉइंट से, कि जैसे कि कोई भी चीज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वो बड़े एरिया तक मतलब उससे अटैच है प्लेसेंटा, बड़ा एरिया तक। लेकिन जैसे जैसे यही जो गर्भाशय है वो छोटा होते चला जाएगा, कॉन्स्ट्रैक्ट होते होते होते, मतलब सिकुड़ते सिकुड़ते, तो इसका जो एरिया है प्लेसेंटा का, ये भी तो कम हो जाएगा, इसका भी तो कम हो जाएगा। यही जब यहाँ से एरिया क्या है, संकुचित हो गया, यहाँ से एरिया जब संकुचित हो जाएगा तो उससे क्या होगा, संकुचन से क्या होगा कि इसका प्लेसेंटा जो है यहाँ से अब वो अलग होने लगेगा। प्लेसेंटा जो है वो इस एरिया से क्या होगा, धीरे 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 मतलब छूटने लगेगा, अलग होने लगेगा। और यही मेन मैकेनिज्म या क्रिया विधि होता है जिसके वजह से प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है अलग होकर। क्या मेन मैकेनिज्म है कि गर्भाशय में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन है, रिट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि सिकुड़ने के बाद मतलब ऐसा अवस्था में आ जाना कि जिसके बाद आप पहले की स्थिति में नहीं लौट सकते हैं। मतलब अगर गर्भाशय बड़ा है और वो संकुचित होकर छोटा हुआ, तो ये छोटा होने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्शन खत्म भी हो जाएगा तब भी उसके बाद ये वापस से बड़ा नहीं हो पाएगा, फैलेगा नहीं। ये उसी सिकुड़ित अवस्था में छोटा ही शेप में रिलैक्स रहेगा, लेकिन वापस से इतना बड़ा साइज नहीं लेगा। इसे हम क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन। यहाँ तक बात समझ आई। रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि संकुचन होने के बाद जिस अवस्था में गर्भाशय या कोई भी मसल है वो उसी अवस्था में रहेगा, वापस से पिछली अवस्था में नहीं जाएगा, वापस से पिछली अवस्था में नहीं जाएगा। क्लियर है? उसी संकुचित अवस्था में छोटा आकार में होने लगेगा धीरे धीरे। तो इसी वजह से क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है ये इससे इसकी दीवार से धीरे धीरे छूटने लगता है, अलग होने लगता है। मेन इसकी यही क्रिया विधि है। चलिए, रिट्रैक्शन के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि रिट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप गर्भाशय के आकार में लगातार कमी आती है। जैसा मैं अभी आपको समझाई कि रिट्रैक्शन से क्या होता है, धीरे 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 गर्भाशय जो है पूरी तरह सिकुड़ते चला जाता है, वो वापस से पहले की स्थिति में, पहले के आकार में नहीं रहेगा। ठीक है, जिससे यूट्राइन कैविटी यानी कि जो गर्भाशय के अंदर का कैविटी है, गैप है, गड्ढा है, उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। अब ऑफ कोर्स आप सोचिए, पहले जितना बड़ा साइज में था तो उसका क्षेत्रफल भी बड़ा था, जैसे जैसे वो सिकुड़ते चला गया उसका क्षेत्रफल तो कम होगा ही। ठीक है, परंतु अपरा में पेशियों की अनुपस्थिति के कारण यह असंकुचित या प्रत्यास्थ होते हैं, इनइलास्टिक होता है। इसीलिए वो क्या होता है, यूट्राइन कैविटी जिससे कि अपरा जुड़ा हुआ रहता है का क्षेत्रफल लगातार कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पर गर्भाशय के बारे में तो बता दिया कि रिट्रैक्शन जो होता है उसमें गर्भाशय धीरे धीरे छोटे आकार में होते चला जाता है। लेकिन प्लेसेंटा का क्या, प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है ना, प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ये एबिलिटी नहीं होता है कि वो धीरे धीरे छोटा होते चला जाए। उसका जो वजन रहेगा वही वजन के साथ वो बाहर निकलेगा, उसी क्षेत्रफल के साथ वो बाहर निकलेगा। वो गर्भाशय की तरह छोटा नहीं होगा। तो बेचारे में इनइलास्टिक वाली कैपेसिटी है, मतलब इनइलास्टिक है, वो रबर की तरह नहीं है, फैलता सिकुड़ता नहीं है। तो उसके कारण इसका क्या हो गया, यहाँ से डिटैच हो गया, सेपरेट हो गया। गर्भाशय छोटा होते चला गया और ये बड़ा का बड़ा ही रह गया। इसीलिए इसकी दीवार से, गर्भाशय की दीवार से ये क्या हो गया, गर्भाशय की दीवार से अलग हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलिए, इसके बाद देखिए, जबकि अपरा का क्षेत्रफल समान बना रहा, जिसके वजह से जो डेसिडुआ है, डेसिडुआ किसको कहते हैं, जहाँ से प्लेसेंटा अटैच रहता है, गर्भाशय का
गर्भाशय का वह एरिया जहाँ से प्लेसेंटा अटैच है, जुड़ा हुआ है, उसको हम डेसीडुआ कहते हैं। तो जब क्षेत्रफल कम होता है, मतलब प्लेसेंटा का क्षेत्रफल वही समान रहेगा, वो बढ़े घटेगा नहीं, तो ये डेसीडुआ से पृथक होना आरंभ हो जाएगा। इससे अपरा लगातार डेसीडुआ से पृथक होगा और अंततः यह डेसीडुआ से पूर्णतः पृथक हो जाएगा। धीरे 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 पृथक होते होते, अलग होते होते लास्ट में पूर्णतः पृथक हो जाएगा। ठीक है, यह प्लेसेंटा की बकलिंग कहलाती है। क्या कहेंगे इसको हम? जब अलग हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? प्लेसेंटा की बकलिंग। क्या कहेंगे? इसको याद रखना है, प्लेसेंटा की, या फिर हम कह सकते हैं बकलिंग ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, या प्लेसेंटा की बकलिंग। मैं ये क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगी, इसलिए ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे पृथक होगा, अलग होगा प्लेसेंटा, उसे हम क्या कहेंगे? प्लेसेंटा की बकलिंग या फिर बकलिंग ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर है? देखिए, बकलिंग का अर्थ क्या है? बकलिंग का अर्थ है स्वयं के स्थान से हटना। जहाँ पर प्लेसेंटा अटैच था, डेसीडुआ में अटैच था, इस पोर्शन से हट जाना, उसे हम क्या कहते हैं? बकलिंग। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो अब हम समझते हैं। यहाँ तक किन्हीं को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछिए। थर्ड स्टेज हमने देखा जिसमें प्लेसेंटा का सेपरेशन हो रहा है, और ये सेपरेशन के बाद ये धीरे धीरे प्लेसेंटा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग को एक इमेज के थ्रू फिर से समझा देती हूँ, आप लोग को थोड़ा बहुत जो डाउट आ रहा है। देखिए, यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जैसे कि स्टेज 2 में आप लोग देख रहे हैं, क्या होता है? स्टेज 2 में बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, लेकिन स्टेज 3 में क्या होता है? जो यहाँ पर अटैच ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये अलग हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, इस एरिया से क्या हो गया? सेपरेट हो गया प्लेसेंटा, और फिर ये बाहर निकल रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। ठीक है, इस इमेज में क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ पर भी आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रहा है, इसके थ्रू भी मैं समझा देती हूँ। तो देखिए, इसमें जो आप लोग को ये दिख रहा है, ये है डेसीडुआ। ये टोटल जो होता है 20 सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर का एरिया तक प्लेसेंटा जो है अटैच रहता है डेसीडुआ से। ये पूरा एरिया डेसीडुआ कहते हैं। ठीक है, अब गर्भाशय की डेसीडुआ एरिया से जो प्लेसेंटा अटैच है, वो फिर धीरे धीरे क्या होता है? अलग होने शुरू हो जाता है, सेपरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और सेपरेशन के बाद क्या है? ये इस तरह से अलग हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये फिर बाहर निकल जाएगा। आप देख रहे हो, यहाँ से अलग हो गया। जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये रेड क्या है? ये ब्लड है। जब ये अलग होगा प्लेसेंटा तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। यहाँ से क्या होगा? ब्लीडिंग होगा, ब्लड भी बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को यही पूरा जो है आपको स्टेज 3 में देखने को मिलेगा। चलिए, किन्हीं को यहाँ तक डाउट है तो पूछिए, कमेंट कीजिए। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है? क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इसके आगे हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम मैनेजमेंट करेंगे। हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे थर्ड स्टेज का, उसको देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट समझेंगे। तो देखिए, तृतीय अवस्था प्रसव की निर्णायक अवस्था होता है, यानी कि सबसे अंतिम अवस्था होता है। इसमें हम उचित देखभाल उपलब्ध न हो पर गंभीर एवं दुर्घाकालिक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर हम सही से देखभाल ना करें तो उससे क्या हो सकता है? बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अतः इस अवस्था में उचित देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, कहने का मतलब कि हमें मैनेजमेंट में मेन किस चीज़ का ध्यान रखना है? उसका प्रॉपर देखभाल करना है, केयर करना है मदर का और बच्चे का। ठीक है, चलिए, यह निम्न हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कि 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा,
मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि 12 प्रसव का पीड़ा 12 घंटे अगर है तो अगर मतलब इस तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि पेन होना स्टार्ट हो जाए मदर को, अगर हम सही से देखभाल ना करें तो स्टेज 3 में मदर को दौरे या बेहोशी आना हो सकता है, ठीक है। और बदबू वाला पानी गर्भाशय से आ सकता है। 30 मिनट में अपरा बाहर नहीं आ सकता है, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। तो ये आपको 4 यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन, इसके अलावा यहाँ पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा खून निकलेगा और ठंड लगेगा, माँ को बहुत तेज़ बुखार आएगा और ठंड लगेगा। और मतलब क्या होगा, यही सारे हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो जितना जल्दी संभव हो सके अपरा को पृथक्करण स्वतः होने देने हेतु 10 से 15 मिनट तक इंतजार कर लेंगे, ठीक है। यानी ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम मतलब रोकने के लिए बस क्या करना है, 10 से 15 मिनट हमें इंतजार करना है। अगर उतना देर में अपरा जो है पृथक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर हम खुद से आर्टिफिशियली करेंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशंस यहाँ से दिए हुए थे। अब हम देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या देखभाल ये सब करना है। तो देखिए, स्त्री की सतत देखभाल करें एवं उसे कभी अकेला ना छोड़ें, पहली बात। दूसरी है कि स्त्री के उदर पर हाथ रखकर निम्न की जांच करें। क्या क्या हमें जांच करना है पेट पर हाथ रखकर, गर्भाशय की फंडस भाग पर हाथ रखें। अपरा पृथक्करण जांच करना है कि अपरा जो है प्लेसेंटा जो है वो पृथक हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। गर्भाशय में संकुचनों की उपस्थिति, यानी गर्भाशय लगातार सिकुड़न हो रहा है उसमें या नहीं हो रहा है, ये जांच करना है दूसरी, ठीक है। ये 2 जांचें हमें करना है। अब क्या और मैनेजमेंट हम करेंगे, यदि अपरा स्वतः पृथक्करण नहीं होता है तब हाथों की सहायता से पृथक करना होता है, ठीक है। अपरा को फिर हम अपने हाथ को कोन शेप में बनाकर इस तरह से, ये तो नहीं बना हाथ कोन शेप, हाँ कुछ कोन शेप बनाकर और इसको गर्भाशय में अंदर डालते हैं और वहां से अपरा को पृथक करते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, निष्कासन के पश्चात अपरा एवं इसकी मेम्ब्रेन की जांच करेंगे। यानी कि जो भी प्लेसेंटा निष्कासित हुआ, बाहर निकला और उसकी जो झिल्लियां बाहर निकली उसको हम जांच करेंगे कि ये पूरी तरह बाहर निकली है या नहीं, या इसका कुछ भाग अंदर रह गया है। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि कुछ थोड़ा भी भाग गर्भाशय में छूट जाएगा तो उससे जो मदर है उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होगा और हैवी ब्लीडिंग होगा और वो पीपीएच कॉज कर देगा, यानी कि जो पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। तो उसको बचने के लिए हम पूरी तरह प्लेसेंटा और उसकी मेम्ब्रेन का जांच कर लेंगे। इसके बाद प्लेसेंटा एवं मेम्ब्रेन के शेष टुकड़ों की जांच गर्भाशय में करेंगे, अंदर हाथ डालकर उंगली से या देखेंगे कि कोई भाग रह तो नहीं गया है। यदि कोई भाग अंदर शेष रह जाएगा इसके बारे में चिकित्सक को तुरंत बताएंगे, जो गायनोकोलॉजिस्ट या फिर जो सीनियर डॉक्टर होंगे उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। गर्भाशय की लगातार ऊपर से हम मालिश या मसाज करते रहेंगे ताकि जो भी अंदर में शेष भाग है, रक्त है, उसके थक्के हैं वो बाहर निकल जाए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, स्त्री को पीठ के बल लेटे रहने देंगे, जैसे वो सीधा लेटी हुई है वैसे ही। और हमेशा हमें एंटीसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करना है। पूरे लेबर के ड्यूरिंग हमें एंटीसेप्टिक टेक्निक यूज़ करना है ताकि कोई भी किसी तरह का इन्फेक्शन ना तो बच्चे को हो ना ही मदर को हो, ठीक है। इसके बाद संपूर्ण एब्डोमेन को ढक कर रखेंगे, ऊपर से कपड़ा डाल देंगे, ढक कर रखेंगे। विजाइना एवं पेरिनियम क्षेत्र की किसी भी प्रकार की इंजरी के लिए अच्छी तरह जांच करेंगे। मतलब हमें क्या और देखना है कि कोई टीयर तो नहीं हुआ, कोई कहीं रप्चर तो नहीं हुआ विजाइना या पेरिनियम, ठीक है। उसके बाद यदि इपिजियोटमी की गई हो तो इसके टाँके लगाने चाहिए। इसके मतलब जो पहले वीडियो है मिडवाइफरी की उसमें मैं बताई हूँ कि इपिजियोटमी क्या होता है। जैसे कि ये वेजाइनल ओपनिंग है, इसको हम सेकेंड स्टेज में जब बच्चा बाहर निकलता है और अगर ये वेजाइना का ओपनिंग काफ़ी बड़ा नहीं है, मतलब सफिशियंट नहीं है, बच्चे को बाहर निकलने के लिए काफ़ी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम एक कट लगाते हैं, एक मतलब इंसीजन देते हैं जिसको हम इपिजियोटमी कहते हैं,
ठीक है। तो अगर इपिजियोटमी की गई है तो उसको हम प्लेसेंटा निकलने के बाद टाका दे देंगे, ठीक है। किसी भी चरण पर जल्दी नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे स्टेज आ रहा है धीरे धीरे हमें पेशेंसली काम करना चाहिए, आराम से, ताकि माँ और बच्चा दोनों ही सुरक्षित हो। उसके अलावा हमें पार्टोग्राफ को कंप्लीट करना चाहिए। एक पार्टोग्राफ क्या है, एक फॉर्मेट है जिसमें मदर और बच्चे के कंडीशन के बारे में पूरा डिटेल होता है, लेबर के बारे में होता है, और जो भी मेडिसिन चल रहा है जैसे ऑक्सीटोसिन, आरएल, एनएस या जो भी, तो वो सारा कुछ हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। तृतीय अवस्था में होने वाली रक्त की हानि की मात्रा को आकलन करेंगे कि मदर के शरीर से कितना ब्लड जो है वो बाहर निकला है, उस चीज़ को हम आकलन करेंगे कि कितना 500 ml 1000 ml जितना भी रहेगा तो उसको हम आकलन करेंगे। वल्वा की स्टराइल पैड की सहायता से सफाई करेंगे। वल्वा किसको कहते हैं, जो पेरिनियम एरिया पूरा एरिया जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इस पूरे एरिया को हम वल्वा कहते हैं। तो इसको हम स्टराइल पैड, जो बिल्कुल क्या होगा, जो बिल्कुल फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, इसमें किसी तरह का कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ नहीं होगा, इस तरह के पैड का हम यूज़ करके वल्वा को क्लीन करेंगे और उसके बाद हम पैड लगा देंगे, ठीक है। जब प्लेसेंटा निकल गया उसके बाद हम क्या कर देंगे, पैड लगा देंगे क्लीन करके, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रसव पूर्ण हो जाने के बाद स्त्री की मूत्र त्याग करने हेतु कहना चाहिए। स्त्री को आवश्यक निर्देश देने चाहिए एवं उसे चेतावनी चिन्हों के बारे में बताना चाहिए। जो हमने ऊपर थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस पढ़े, जो खतरनाक ऐसे होते हैं, तो उनके बारे में हमें बताना है मदर को कि अगर आप अच्छे से केयर नहीं करते हो, अपना ध्यान नहीं रखते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। स्त्री की स्थिति संतोषजनक होने पर उसे पोस्ट नेटल वार्ड में शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। जब हम देख लेंगे 1 घंटा वहाँ पर ऑब्जर्व कर लेंगे कि हाँ अब मदर क्या है, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, इसको हम पर्टिकुलरली स्टेज फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं, जिसमें मदर को हम प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और इसके बाद जैसे ही देखेंगे कि हाँ मदर अब स्टेबल है, बच्चा अब ठीक है, तो उसके बाद उसको पोस्ट नेटल वार्ड में भेज देंगे। पोस्ट नेटल यानी कि आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। इसके बाद हम आईवी लाइन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जो भी ब्लड लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करने के लिए, यानी बॉडी में उस चीज़ को बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, आईवी लाइन, आरएल या फिर हम नॉर्मली एनएस का यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो नवजात बच्चा होगा, जन्म जो हुआ है जिस शिशु का, तो उसकी उचित देखभाल हम करेंगे। तृतीय अवस्था पूर्ण होने के 1 घंटे तक अवलोकन करना चाहिए। यह चतुर्थ अवस्था भी कहलाती है, जैसा कि मैं पहले ही बताई आप लोग को कि जब हम 1 घंटा तक पूरी तरह अवलोकन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, 4th स्टेज ऑफ लेबर। इसमें स्त्री की सामान्य जीवन चिन्हों सहित यूट्रस का व्यवहार, यानी कि हार्ड और सॉफ्ट एवं विजाइनल ब्लीडिंग की मात्रा को नोट किया जाता है, ठीक है। हम गर्भाशय सॉफ्ट है या हार्ड है वो ऊपर से पालपेट करके देख लेंगे, छूकर महसूस करेंगे। और दूसरा काम ये करना है कि विजाइना से जितना ब्लीडिंग हो रहा है उसका कितना अमाउंट है, मात्रा है, उसको भी नोट कर लेंगे। नर्स का ये सारे काम होते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यदि किसी स्त्री की स्थिति सामान्य हो एवं उसका ब्लड प्रेशर, पल्स है, वो सब सामान्य है, असामान्य योनि रक्तस्राव अनुपस्थित हो, अगर मतलब क्या है, योनि असामान्य है और रक्तस्राव नहीं है, गर्भाशय कठोर एवं संकुचित है, तो तब स्त्री को पोस्टनेटल वार्ड में हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर असामान्य नहीं होगा, यहाँ पर सामान्य होगा, ठीक है। तो सामान्य योनि होना चाहिए, रक्तस्राव भी नॉर्मल होना चाहिए, गर्भाशय कठोर और संकुचित होना चाहिए, बीपी, पल्स वगैरह नॉर्मल है, तब जाकर हम पोस्टनेटल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो पोस्टनेटल वार्ड में शिफ्ट करने का ये जो है क्राइटेरिया हो गया आपको। चलिए, इसके बाद है प्लेसेंटा या अपरा निष्कासन की सक्रिय,
या कृत्रिम विधि। देखिए, जब प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद खुद से ऐसे तो निकल जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 से 15 मिनट के बाद भी प्लेसेंटा जो है बाहर नहीं निकल पाता है। तो उस कंडीशन में हम जो नर्सेज होते हैं, एक्सपीरियंस जो होते हैं, वो प्लेसेंटा को कृत्रिम या सक्रिय विधि द्वारा निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेक्निक्स ऑफ प्लेसेंटा एक्सपल्सन, ठीक है। तो देखिए, इसमें प्रसव की तीसरी अवस्था में असामान्य स्थिति में अपरा स्वतः डेसिडुआ से पृथक नहीं हो पाता है। कोई एबनॉर्मल कंडीशन है मान लीजिए, तो उसमें खुद से वो पृथक नहीं होगा। तो इस स्थिति में प्रसव पश्चात, यानी जैसे ही प्रसव हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो जब एबनॉर्मल कंडीशन रहेगा तो उसमें क्या होने का चांस रहेगा, पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। इससे बचने के लिए, हाँ, तो इससे बचने के लिए सक्रिय प्रयास किए जाते हैं, यानी कि जितना हो सके पॉसिबल हमें अपने तरफ से पीपीएच से होने से बचाना है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस रहता है, खतरनाक होता है ये। एवं हाथों की सहायता से अपरा को गर्भाशय से हम पृथक करेंगे, ठीक है। इसके लिए निम्न विधियां हैं। चलिए अब हम विधि जानते हैं कि आर्टिफिशियली हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो विधि है कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन। पहला काम हम क्या करेंगे, CCT करेंगे, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। दूसरा फंडल प्रेशर, और तीसरा मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, TA, ठीक है, यहाँ पर TA होगा, प्लेसेंटा। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके इन तीनों के बारे में ये विधि देखते हैं। पहला जो है यहाँ पर आप देखिए, कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन, यानी कि नियंत्रित रज्जु खिंचाव। इसको हम क्या कहते हैं, नियंत्रित रज्जु खिंचाव। देखिए, नाम से ही बहुत ज़्यादा ये क्लियर है। कंट्रोल्ड यानी कि एक नियंत्रित है, हमारे ही द्वारा ये नियंत्रित किया जाएगा। हम जब चाहे इसको हम मतलब कंट्रोल करके काम करना है। कॉर्ड का मतलब है यहाँ पर अम्बलाइकल कॉर्ड, और ट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचाव। ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, खिंचाव यानी खींचना, ट्रैक्शन। तो हम जब अम्बलाइकल कॉर्ड को एक कंट्रोल से, एक नियंत्रित रूप से खिंचाव करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो गर्भाशय के अंदर प्लेसेंटा है, ये इससे जो अम्बलाइकल कॉर्ड जुड़ा हुआ है ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, बाहर, प्लेसेंटा जो है बाहर निकल जाएगा। कैसे निकला, इस अम्बलाइकल कॉर्ड के खिंचाव से, एक नियंत्रित खिंचाव से, इस अम्बलाइकल कॉर्ड के नियंत्रित खिंचाव से क्या हुआ, यहाँ से जो प्लेसेंटा है जो इससे अटैच रहेगा, तो ये गर्भाशय की दीवार से फिर अलग होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक बात, यहाँ तक समझ आ गई। चलिए इसका हम पढ़ते हैं थ्योरी। इस विधि में गर्भाशय के ऊपर एवं लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, गर्भाशय के ऊपर और लोअर, ये है लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इसके संयोजन स्थल पर दबाव लगाया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, हम बीच में दबाव लगाएंगे। इस हेतु बाह्य हाथ की निचली सतह का उपयोग किया जाता है। हम अपने बाएं हाथ का क्या है, निचली सतह जो हथेली होता है उसका उपयोग करेंगे और इस पे प्रेशर लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दाएं हाथ से नाभि रज्जु को पकड़ेंगे नीचे से और हम खींचना शुरू करेंगे। गर्भाशय के ऊपर सेगमेंट को बाएं हाथ की सहायता से ऊपर की ओर गति प्रदान करेंगे, ऊपर की ओर धक्का देंगे, ठीक है। और इस प्रकार दो विपरीत दिशाओं में बल लगाने के परिणाम स्वरूप अपरा गर्भाशय की डेसिडुआ से पृथक हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस विधि को हम क्या कहते हैं, नाभि रज्जु या अम्बलाइकल कॉर्ड को नियंत्रित रूप से खींचा जाता है, जहां से पृथक अपरा जो है वो पृथक हो जाते हैं और हो जाने के बाद इसे वेजाइना से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए इसको मैं इमेज के थ्रू आपको बताती हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रहा है, यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि जो नर्स है वो अपने एक हाथ से क्या है, ऊपर से यहाँ पर प्रेशर लगा रही है गर्भाशय के बीच में, और दूसरे हाथ से
अम्बिलाइकल कॉर्ड को एक नियंत्रित रूप से खींच रही है, तो ये जो अलग तरह का दो, एक तो है ये नीचे की ओर खींच रही है और दूसरे हाथ से ऊपर की ओर प्रेशर लगा रही है, तो ये जो दो अलग अलग प्रेशर यहाँ लग रहा है, इससे क्या होगा, ये जो प्लेसेंटा है ये गर्भाशय के इस डेसिडुआ पार्ट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा। इस इमेज से आप लोग को क्लियर है, इसी इमेज को वहाँ पर पैराग्राफ पॉइंट्स में दिया हुआ था। ठीक है, आप आसानी से इस इमेज को देख सकते हो। देख रहे हैं एक हाथ से क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है और दूसरे हाथ से नीचे की ओर खींचा जा रहा है। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है ये यहाँ से पृथक हो गया है और ये बाहर की ओर निकल रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग दूसरा देखेंगे फंडल प्रेशर। देखिए फंडल प्रेशर में ये क्या है कि इस विधि में एक हाथ का उपयोग हम करेंगे, यानी कि जो फंडस है इस तरह से, इस पे हम क्या है एक हाथ से प्रेशर देते हैं। ठीक है, इसके बाद उसमें उदर पर हाथ रखकर यूट्रस के फनेल भाग को एक ओर से 4 उंगलियों को सहायता से दूसरी तरफ, मतलब से इसी हाथ के अंगूठे की सहायता से दबाता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, देखिए इसमें मैं इमेज बता रही हूँ। जैसे ये गर्भाशय है, तो गर्भाशय के मतलब 4 उंगली से हम क्या करेंगे, फनेल यानी कि जो ऊपर का पार्ट रहेगा उसको हम दबाएंगे और अपना जो अंगूठा रहेगा उस अंगूठे से दूसरी तरफ से हम जो फंडस है यानी फनल है उसको दबाएंगे। ठीक है, इसमें हमें बस प्रेशर बनाना है। यह दबाव गर्भाशय में संकुचन होते समय लगाया जाता है। जब भी गर्भाशय के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन आप लोग को दिख रहा है गर्भाशय में, तो ये संकुचन होते समय, ये जो आपको संकुचन होते समय लगाया जाता है। और यदि गर्भाशय यूट्रस में जो संकुचन उपस्थित नहीं होगा, तब इसकी धीरे धीरे मालिश हम करेंगे। क्या करेंगे, गर्भाशय के ऊपर हम धीरे धीरे हम मालिश करेंगे। ठीक है, जिससे यह कठोर एवं संकुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठोर एवं संकुचित हो जाएगा। मालिश करने से क्या होता है, जो गर्भाशय होता है वो बिल्कुल संकुचित हो जाता है और कठोर हो जाता है, और जो अंदर से ब्लड है वो फिर कम आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रुक जाता है। यह दबाव नियमित अंतराल पर तब तक लगाना चाहिए जब तक कि प्लेसेंटा पूरी तरह अलग होकर वेजाइना से बाहर न निकल जाए। ये तब तक हमें दबाव लगाते रहना है ऊपर से जब तक, क्योंकि हम ये मेथड पढ़ रहे हैं ना प्लेसेंटा को अलग करने का, तो ये हमें उसी में ध्यान देना है कि तब तक हमें करना है जब तक कि ये प्लेसेंटा जो है बाहर निकल ना जाए। ठीक है, अलग होकर। चलिए अब तीसरा जो मेथड था हमारे पास वो था मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। क्या था, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। देखिए यह अपरा निष्कासन की सक्रिय विधि है। इसमें दोनों हाथों पर दस्ताने पहने जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हम ग्लव्स पहनेंगे और इसमें क्या है, सबसे ये सक्रिय विधि है, यानी कि इसमें पर्सन जो है खुद से करेगा, प्लेसेंटा को अलग करेगा एवं बाएं हाथ की सहायता से एब्डोमेन पर हाथ रखकर अपरा की स्थिति का पता लगाएंगे। पहले तो अपरा की स्थिति का पता लगाएंगे। पहला काम ये करना है कि पूरे गर्भाशय में प्लेसेंटा यहाँ अटैच है, यहाँ अटैच है, इधर अटैच है, किधर अटैच है, उसकी स्थिति को पता करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब दाएं हाथ की उंगलियों से क्या करना है, उसको तिकोना नुकीला बनाकर कोणाकार शेप में वेजाइना में इंसर्ट करना है, अंदर डालना है, ताकि जो गर्भाशय की कैविटी है उसमें पहुंचा दिया जा सके। ठीक है, इसमें हम कैसा, हाथ को बिल्कुल कोन के शेप में करके और तब हम अंदर इंसर्ट करेंगे गर्भाशय की कैविटी में। ठीक है, अब प्लेसेंटा को इसके किनारे की तरफ से अलग करना प्रारंभ किया जाएगा। मतलब क्या होगा, प्लेसेंटा को जो है ये अलग करना हम प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे संपूर्ण प्लेसेंटा को डेसिडुआ से पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो प्लेसेंटा होगा वो डेसिडुआ से गर्भाशय के इस दीवार से क्या होगा, प्लेसेंटा को पृथक करना हम पृथक कर देंगे। ठीक है,
इस विधि में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्योंकि ये अगर इसमें क्या है, हम खुरेसते हैं थोड़ा 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 हाथों से, मतलब यहाँ पर खुरेच खुरेच कर, और तब हम क्या करते हैं, प्लेसेंटा को अलग करते हैं। तो उसमें पेन तो होगा, तो पेन से हम रोकने के लिए क्या कर लेंगे, मदर को स्पाइनल एनेस्थीसिया दे देंगे। ठीक है। संपूर्ण अपरा के पृथक हो जाने के बाद बाएं हाथ की सहायता से गर्भाशय पर मालिश की जाती है एवं दाएं हाथ को प्लेसेंटा सहित बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है। क्या करना है, क्या करना है कि संपूर्ण अपरा के पृथक हो जाने के बाद जो है, उसके बाद क्या करना है कि गर्भाशय पर मालिश करना है। ये जो गर्भाशय है, इस पे जैसे ही अपरा निकल गया तो फिर थोड़ा देर हम मालिश करेंगे, उसके बाद अपने दाएं हाथ को प्लेसेंटा सहित बाहर निकल लेंगे। ठीक है। क्योंकि मालिश से होता है कि गर्भाशय जो है वो थोड़ा कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और जो प्लेसेंटा है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद है कि बाहर निकाले गए प्लेसेंटा को संपूर्ण, यानी कि जिसको इंटैक्ट कहते हैं, होने के लिए परीक्षण किया जाता है। यानी कि गर्भाशय जो है वो पूरी तरह संपूर्ण है या नहीं है। यदि कोई भाग अंदर शेष रह गया है तब पुनः यूट्राइन कैविटी की सफाई की जाती है। ठीक है। जैसे अगर कोई भी भाग अंदर रह गया, छोटा सा भी भाग रह गया प्लेसेंटा का, तो अगर वो रह गया अंदर तो क्या होगा, मदर को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, पेन होगा, बहुत ही पेन होगा, इन्फेक्शन होने का चांस है और कई तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ को रोकने के लिए हम प्लेसेंटा की संपूर्ण जांच करेंगे। जो प्लेसेंटा निकलेगा ये पूरा है या नहीं है, इसकी जांच हम करते हैं। इसकी जांच, जैसे प्लेसेंटा पूरा है या नहीं है, इसकी जांच हम करेंगे कि कोई इसका भाग अंदर तो नहीं रह गया है। ठीक है। चलिए, प्रक्रिया के पूर्ण होने पर यूटेरोटोनिक ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है, जैसे इर्गोमेट्रिन, सिंटोसिनोन। ये सब मेडिसिन ऐसा इंजेक्शन है जो क्या करता है, जो गर्भाशय है उसको संकुचित करता है, और संकुचित करके यानी कॉन्ट्रैक्शन करके जो ब्लीडिंग है उसको रोकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूटेरोटोनिक ड्रग्स, यानी कि जो टोन को बढ़ा दे। यूटेरो यानी कि जो गर्भाशय के टोन को बढ़ा दे, वैसे दवा को हम क्या कहते हैं, यूटेरोटोनिक ड्रग। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है इर्गोमेट्रिन और सिंटोसिनोन। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग देखे 3 मेथड के थ्रू प्लेसेंटा को सेपरेट किया गया। अब आप लोग ये बताइए कि यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट है तो पूछिए, और मैं एक बार फिर से आप लोग को अच्छी तरह से रिवीजन कर दूंगी। कमेंट कीजिए। यहाँ तक आप लोग को कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, पूछिए। चलिए, तो मैं आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरह से रिवीजन कर दे रही हूँ, आप लोग कोई घबराइए मत। ठीक है। हमने देखिए आज क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा प्रसव की तीसरी अवस्था के बारे में। प्रसव की तीसरी अवस्था में क्या क्या हुआ, इसके क्या सिद्धांत थे, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, इसके मैकेनिज्म, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। इसमें क्या इवेंट्स होते हैं इसके बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बताऊंगी कि देखिए प्रश्नों में आप लोग को क्या क्या याद रखना है। एग्जाम के व्यू से आपको याद रखना है कि ये कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, ठीक है, कब इसकी समाप्ति हुई,
इसका टाइम ड्यूरेशन एवरेज कितना होता है प्राइमरी और मल्टी दोनों में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। तीसरा आपको इवेंट में ये याद रखना है कि घटना क्या क्या होता है। तो मेनली आपको ऐसे ही याद रखना है कि कितने घटना होते हैं, 2 होता है, प्लेसेंटा का सेपरेशन और दूसरा क्या होता है, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन, बाहर निकलना। सेपरेट होने के बाद क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, इतना ही याद रखना है। अब आपको मैकेनिज्म इतना याद रखना है कि ये कैसे होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो गर्भाशय में संकुचन और कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के वजह से होता है। ठीक है, ये इसका मेन यहीं पर आपको पॉइंट याद रखना है, इसकी क्रिया विधि। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जब प्लेसेंटा जो है सेपरेट हो जाता है उसको हम बकलिंग ऑफ प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा की बकलिंग कहते हैं। ये 2 चीज आपको यहाँ याद रखना है। चलिए, इसके मैनेजमेंट में जो हमें सिद्धांत है, क्या क्या करना चाहिए, क्यों हम करते हैं मैनेजमेंट, ताकि स्थिति बच्चे की और माँ की दोनों को अवलोकन किया जा सके, जटिलताओं को रोका जा सके और उचित देखभाल किया जा सके। ठीक है, ये 3 काम करने के लिए हम मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज करते हैं, जिसमें मदर और चाइल्ड दोनों को अच्छे से चेकअप करना है, पहले कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है और जो भी हमें देखभाल करना है उचित रूप से। ठीक है, चलिए, मैनेजमेंट में हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे कि पीड़ा हो सकता है, बेहोश हो सकता है, मदर दौरे पड़ सकते हैं, उसे बदबूदार पानी निकल सकता है गर्भाशय से, अपरा 30 मिनट के बाद भी नहीं निकल सकता है, ऐसा भी कंडीशन हो जाता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा या मदर को फीवर आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मैनेजमेंट पढ़ा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें मदर का अच्छे से देखभाल करना है, प्लेसेंटा को सेपरेट होने तक इंतज़ार करना है, फिर जब प्लेसेंटा निकल जाए तो उसको पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे कि उसका कोई भी टुकड़ा, कोई मेम्ब्रेन अंदर तो नहीं रह गया है, उस चीज़ का हम एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, मालिश करेंगे, मसाज करेंगे गर्भाशय का, ताकि वो थोड़ा कठोर हो जाए और प्रॉपर मतलब प्लेसेंटा बाहर निकल जाए, ब्लीडिंग कम हो जाए। ठीक है, इसके अलावा है कि जो एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करेंगे और बाकी सारा कुछ वही, पेरिनियम को अच्छे से क्लीन करेंगे, इंजरी वगैरह देखेंगे, अगर इंसीजन लगा है, कट लगा है तो फिर टाके दे देंगे। ठीक है, इसके बाद हम पार्टोग्राफ अच्छे से भरेंगे, वल्वा को हम स्ट्राइल पैड से क्या करेंगे, मतलब सफाई करके पैड लगा देंगे और जैसे ही डिलीवरी हो जाएगा उसके बाद हम क्या कहेंगे, मदर को मूत्र त्याग करने के लिए और कुछ इम्पॉर्टेंट निर्देश दे देंगे। उसके बाद जब मदर बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी तो उसको हम पोस्टनेटल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और आईवी लाइन चढ़ा देंगे, एनएस या आरएल। ठीक है, उसके बाद हम शिशु को पूरा अच्छे से देखभाल करेंगे और जब हम मदर का प्रॉपर 1 घंटा ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हम 4th स्टेज कहते हैं। ठीक है, इसमें हम ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि उसका गर्भाशय हार्ड या सॉफ्ट है या नहीं, ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें, और जो भी होगा जितना अमाउंट में उसको हम नोट करेंगे। उसका मदर का पल्स, बीपी, उसकी जो योनि अगर सामान्य है, असामान्य है, सामान्य यहाँ पर होगा, और रक्तस्राव अगर नहीं हो रहा है, रक्त ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, गर्भाशय भी कठोर और संकुचित है, तो उस कंडीशन में उसको पोस्टनेटल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है। और यहाँ पर हमने 3 कृत्रिम ऐसे तरीके देखे थे प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए। पहला था सीसीटी यानी कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा फंडल प्रेशर और तीसरा मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। क्या है, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। पहला सीसीटी में मैं आपको जैसे इमेज के थ्रू दिखाई थी कि किस तरह से एक हाथ से क्या है, गर्भाशय के ऊपर जो है प्रेशर लगाते हैं और दूसरे हाथ से जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसको हम खींचते हैं, ट्रैक्शन करते हैं, खींचते हैं, और इस तरह से जो प्लेसेंटा है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, फंडल प्रेशर में हम क्या करते हैं, इसमें हम गर्भाशय के जो फनल भाग है, ऊपरी भाग है, उस पे हम 4 उंगलियों की सहायता से प्रेशर लगाएंगे और दूसरी तरफ से उसी हाथ के अंगूठे से सहायता से हम दबाते हैं। ठीक है, ये जो प्रेशर लगता है इससे क्या होता है, गर्भाशय में संकुचन आएगा और फिर धीरे धीरे जो प्लेसेंटा है वो बाहर निकलने लगेगा। इसमें हम मालिश भी करेंगे। ठीक है,
तीसरा जो मेथड है ये है मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। इसमें है कि अपरा निष्कासन की सक्रिय ये विधि है। इसमें ग्लव्स पहनकर और एक हाथ से फंडस के ऊपर, गर्भाशय के ऊपर अपरा की स्थिति का पता करके उसके बाद दूसरे हाथ को कोन शेप में बनाकर वेजाइना से इंसर्ट करेंगे और उसके बाद प्लेसेंटा को धीरे धीरे सेपरेट करके डेसिडुआ से अलग करेंगे और फिर बाहर निकाल देंगे। ये काम जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया में होता है, ठीक है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद गर्भाशय को अच्छी तरह से मालिश करेंगे और प्लेसेंटा को जो बाहर निकला है उसका पूरी तरह परीक्षण करते हैं। यही अभी तक हमने पढ़ा है। और यूटेरोटॉनिक ड्रग्स एडमिनिस्टर कर देंगे जैसे इर्गोमेट्रिन और सिंटोसोनिन। यहाँ तक क्लियर है। मेन चीज आप लोग को यही याद रखना है और इसी से एग्जाम में इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन इसी तरह से पूछ सकता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि कौन सा ऐसा है इनमें से जो मेथड ऑफ सेपरेशन नहीं है, प्लेसेंटा का अलग करने का सेपरेशन नहीं है, तो फिर आपको 4 वो याद होने चाहिए। तो उनमें से फिर आप क्या है कि 3 को अलग कर, तीनों जो है 3 को अलग कर लोगे, जो 4th ऑप्शन होगा उसको आप करेक्ट कर लोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आप नवजात शिशु की देखभाल के लिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो न्यू बॉर्न रहेगा उसकी हम देखभाल करेंगे। इसमें नवजात शिशु की देखभाल या न्यू नेटल हम केयर कैसे करते हैं, इसमें नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, बच्चे की केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम देखभाल करेंगे, जितने भी यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स हैं इसको ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले क्या करना है, क्लीन एंड मेंटेन एयरवे, यानी कि श्वसन मार्ग साफ करना और उसको मेंटेन करके रखना। यानी कि सबसे ज़रूरी क्या होता है, सांस जरूरी होता है शरीर को, जिंदगी को बचाने के लिए। तो उसके लिए हम क्लीन और मेंटेन क्या करते हैं, एयरवे को, ठीक है, एयरवे को, श्वसन जो मार्ग है उसको क्लीन करेंगे और मेंटेन करके रखेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, मेंटेन बॉडीज टेम्परेचर, जो बच्चे का टेम्परेचर है बॉडी को उसका मेंटेन करके रखना है, उसको ज़्यादा नहीं होने देना है, कम नहीं होने देना है, ठीक है। तीसरा काम हमें बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना है। चौथा काम हमें सप्लाइंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण देना है बच्चे को, उसकी जो जीवन चिन्ह जो वाइटल होते हैं जैसे उसका रेस्पिरेशन, हार्ट रेट हो गया, उसके जो टेम्परेचर, ये सब देखते रहना है। स्किन का प्रॉपर केयर करना है बच्चे का। उसकी अम्बलाइकल कॉर्ड जो होती है वो, उससे हम केयर करेंगे। और कोई भी अगर एक्सीडेंट हो रहा है उससे हमें बचाना है कि बच्चे को गिरने से रोकना है, बच्चे को गिरने नहीं देना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद बच्चे को वैक्सीनेशन करवाएंगे, इम्यूनाइजेशन। बर्थ के टाइम में 3 वैक्सीनेशन होता है, जैसे कि होगा BCG होगा, OP भी होगा और क्या होगा, हेपेटाइटिस बी होगा। क्या होगा, हेपेटाइटिस बी होगा। तो ये 3 चीज़ों को आप लोग को, चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, इम्यूनाइजेशन के बाद हमें एस्टेब्लिश कांटेक्ट विद पेरेंट्स, यानी कोई भी किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो या नहीं हो, आप लोग को फैमिली से, माता पिता जो रहेंगे बच्चे के, उनसे आपको कांटेक्ट करना है, उनसे बातें करनी है। जो भी आपको बच्चे के बारे में पता चला है, कुछ नॉर्मल, एबनॉर्मल, सारे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन हम देंगे पेरेंट्स को कि बच्चे की कैसे देखभाल करनी है, साफ सफाई से रखनी है, उसके न्यूट्रिशन, पोषण पे ध्यान देना है, बच्चे को सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध देना है। इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ, क्या क्या बच्चे के लिए देखना है हम लोग को। उसका जो एयरवे, श्वसन मार्ग रहेगा उसको सफाई करेंगे, उसका एयरवे मेंटेन रखेंगे, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, इन्फेक्शन से बचाना है, और क्या करना है, उसको अच्छा न्यूट्रिशन देना है। न्यूट्रिशन बच्चे की नए जन्म जो लिया है उसका न्यूट्रिशन क्या होगा, उसका न्यूट्रिशन माँ का दूध होगा। तो 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। वाइटल साइन चेक करेंगे बच्चे का, उसके स्किन को केयर करेंगे, अम्बलाइकल कॉर्ड को सफाई करेंगे और किसी भी एक्सीडेंट से बचाएंगे, जैसे गिरने से, चोट लगने से, ठीक है। बच्चे को इम्यूनाइजेशन करवाएंगे और मदर, उसके जो पेरेंट्स होंगे उससे कांटेक्ट करेंगे और उन्हें फिर हेल्थ एजुकेशन दे देंगे बच्चे से रिलेटेड और मदर से रिलेटेड, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से जो स्टेज 3 है
जो लेबर का स्टेज 3 है, और इसी में 1 आवर का ऑब्जर्वेशन जो मदर और बच्चे का करते हैं वो स्टेज 4 में आ जाता है। तो इनके बारे में हमने स्टडी किया, किस तरह से प्लेसेंटा को अलग किया जाता है गर्भाशय से, और उसके बाद फिर क्या है कि उसके बाद हम बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं और माँ का देखभाल कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर है, और किन्हीं को अगर डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए, किन्हीं को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए। हाँ, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं ना कि प्लेसेंटा का सेपरेशन, देखिए प्लेसेंटा का सेपरेशन सबसे पहले क्या होता है, प्लेसेंटा को सेपरेट किया जाता है। ये अगर गर्भाशय है, यहाँ पर ये प्लेसेंटा है, तो ये इस तरह से पहले जो ये एरिया है डेसीडुआ है, यहाँ से ये पृथक होगा, अलग होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये बिल्कुल बाहर फिर निकल जाएगा। क्लियर बात, ये क्या होता है, हाँ बाहर निकल जाता है। चलिए, और किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए। देखिए मेन होता है ना प्लेसेंटा जब मतलब सेपरेट होता है, उसमें हमें कुछ कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती है कि प्लेसेंटा जब निकालना है तो देखते रहना है, ऊपर से मसाज करते रहना है, फंडस के ऊपर से मसाज करना है अपने हाथों से, ताकि जो गर्भाशय है वो संकुचित हो, और संकुचन से क्या होगा, जो अंदर का ब्लड वेसल है वो भी मतलब बंद हो जाएगा और ब्लीडिंग भी कम होगा। प्लस में जो यहाँ से सेपरेट हुआ हुआ प्लेसेंटा है ये भी मतलब अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, और ये पूरी तरह गर्भाशय से बाहर निकल जाएगा। दो चीज़ ध्यान रखना है। तीसरा ये काम करना है कि जो प्लेसेंटा निकलेगा ना उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करो, मतलब प्रॉपर इसको देखना है कि ये पूरी तरह निकला है भी या नहीं, इसका कुछ भाग अंदर तो नहीं रह गया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब ये हो जाएगा, इसका थोड़ा सा भी बीट्स ऑफ प्लेसेंटा रह जाएगा, तो इससे क्या होगा कि मदर को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, गर्भाशय में मतलब क्या हो जाएगा, सेपरेट होगा, उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, मदर को पेन होगा। ठीक है, ये पेन होगा और क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। क्या होगा, ब्लीडिंग और पेन होगा। तो इन दोनों से क्या है, ब्लीडिंग यानी कि ब्लड निकलेगा, और क्या होगा, मदर को पेन हो सकता है, पेन होगा। तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना है कि पूरा अच्छे से हम प्लेसेंटा को चेक करेंगे और गर्भाशय को हम प्रॉपर मसाज करेंगे। ठीक है, क्लियर बात। चलिए, आज की क्लास आप लोग को समझ आ गई। ठीक है, कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं। बच्चे की देखिए यहाँ केयर कैसे करनी है, बच्चे का क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो श्वसन मार्ग, ठीक है, उसके बाद उसका बॉडी टेम्परेचर, बच्चे को कपड़े में ढक कर रखेंगे, इन्फेक्शन से बचाएंगे, एंटीसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको मदर का मिल्क देंगे, आधा घंटा के अंदर ही ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद हम वाइटल साइन चेक कर लेंगे बच्चे का, और स्किन केयर करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद अम्बलाइकल कॉर्ड का केयर करेंगे, अम्बलाइकल कॉर्ड का केयर करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक्सीडेंट से बचाएंगे बच्चे को, गिरने चोट लगने से, उसे इम्यूनाइजेशन करवाएंगे। उसके पेरेंट्स से हम कांटेक्ट करेंगे और उन्हें फिर हेल्थ एजुकेशन दे देंगे कि बच्चे का हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है, साफ सफाई कैसे रखना है। दूसरा बात क्या बताएंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग बोलेंगे कि आप 6 महीने तक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है कि 6 मंथ तक सिर्फ माँ का दूध। ठीक है, तो ये हम आधा घंटा, डिलीवरी के आधा घंटा बाद से स्टार्ट कर देते हैं, तो इस तरह का हम करेंगे। ठीक है, और क्या बताना है, बच्चे को चोट लगने, उसका टेम्परेचर, मतलब बच्चे को अच्छे से ढक कर रखना है, उसको सर्दी न लग जाए, उसको ठंड न लग जाए, उसका फीवर ना आ जाए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम हेल्थ एजुकेशन दे देंगे। चलिए, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। आई होप कि आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ तक सारे डाउट्स। अगर किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। और आज हमने चैप्टर जो 7 है ये कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर लिया।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। और मिडवाइफरी में आई होप को आप लोग को यहाँ तक क्लियर है, और इसी से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।